देखो ओम प्रकाश आदित्य जी की ये छापा, ये कविता है। छापा यानी रेट, सबको मालूम है कि इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, उनको कोई पूर्व सूचना देता है या उनका कोई खबरें रहता है, वो क्या बोलता है कि इस इंसान ने क्या किया है, आपको इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, या इसने क्या किया है, जरूरत से ज्यादा संपत्ति है उसके पास, कुछ तो भी बोलते। मतलब देखो हर एक के पास तो ऐसी संपत्ति नहीं रहती जो ब्लैक मनी आप बोलते हो, काला धन क्या रहता है, जितना कमाते हो उतना अगर आपने आयकर भरा है तो आपने कितनी भी संपत्ति इकट्ठी की हो उसके ऊपर आपको क्या होता है, इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ती आपके ऊपर, या छापा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, हमारे भारत देश को चलाने के लिए कुछ तो भी टैक्स हमसे लिया जाता है। हर कोई थोड़ा ना थोड़ा टैक्स देता है, उसमें भी रहता है, कोई 10% देगा, कोई 5% देगा, कोई 20 देगा, कोई 30 देगा। सबसे ज्यादा तो 30 के ऊपर ज्यादा इनकम टैक्स किसी को बैठता नहीं है, वो उनकी इनकम के ऊपर आधारित रहता है। पर ये छापा क्यों पड़ता है कि उन्होंने क्या किया, शायद इनकम टैक्स नहीं भरा और उनकी संपत्ति शायद जरूरत से ज्यादा दिख रही है, मतलब शायद उन्होंने टैक्स कम भरा है, और टैक्स कम भरने के अलावा उनकी अगर संपत्ति की वैल्यूएशन वगैरह की या उनको एक जोड़ कर देखा तो उनको समझ में आ जाता कि इतनी तो इनकी संपत्ति दिखाई गई है, पर टैक्स तो इससे कम भरा है इन्होंने, तो क्यों भरा है। फिर वो क्या करते हैं, किसी सूचना देकर या उनको पहले नोटिस भेजते, या नोटिस भी नहीं भेजकर क्या करते, तुरंत रेड उनके घर पे मारते, और कुछ चीजें बरामद हुई तो उसे क्या करते हैं, सील कर देते या उन्हें जब्त किया जाता है। तो ये एक ऐसी एक छोटी सी कविता है जो क्या है, ये लेखक है जो ओम प्रकाश आदित्य बोल रहे कि मेरे घर पे एक दिन छापा पड़ा, पर छापा पड़ा तो उनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनके घर में जो डिब्बे थे सारे धान के वो भी पूरे खाली थे। तो क्या क्या हुआ उनके साथ, फिर क्या क्या, वो लेखक थे तो वो बोलने के लिए तो बहुत चतुर थे, इसलिए उनके सवाल के जो जवाब थे वो भी क्या थे, बहुत अच्छी तरीके से वो दे रहे थे। उन्होंने कुछ मांगा तो वो कुछ तो अलग ही बोल रहे थे, उन्होंने एक शब्द पूछा तो उन्होंने क्या कर रहे थे, अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें वो बोलने की कोशिश कर रहे थे। निरंतरता के साथ कुछ ना कुछ चीजें उनके साथ घटित हो रही है। और आखिर में देखो इनकम टैक्स वाले को कैसे रहता है, अगर उन्होंने किसी के घर पे छापा मारा और अगर उनके घर पे कुछ भी बरामद नहीं हुआ तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, एक अपोलॉजी लेटर लिख कर देना पड़ता कि ये हुआ। फिर अगर उन्होंने किसी चीज को इधर उधर फेंका होगा या किसी की चीज को तोड़ा होगा तो उनको खुद मरम्मत करके देनी पड़ती। बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम भी नहीं रहता कि उनको मरम्मत करके देनी पड़ती, या कुछ नुकसान हुआ तो उनको भर के देना पड़ता। तो वैसे ही चले जाते हैं लोग। क्या करते हैं, किसी के पास अगर धन है तो उनको नहीं मिला तो वो जाने देते, पर अगर किसी के पास शायद सच में नहीं है और वो आके उनको परेशान करे तो वो लोग इसके ऊपर आवाज उठाते। और लेखक भी बोलते कि तुम इतने सारे जगहों पर जाते हो, बहुत सारी चीजें उठा के लेके आते हो, उनकी जब्त करते हो, पर जब उनके पास जिनके पास कुछ भी नहीं होता उनको आप दे जाते हो, कुछ तो भी दे के जाना है। फिर क्या दे के जाना है उसका भी उल्लेख इस कविता में उन्होंने किया हुआ है। देखो पहले लेखक का परिचय देख लेने की, उनका परिचय का देखो 1936 में उनका क्या है, जन्म हुआ था गुरुग्राम हरियाणा में। देखो ये गुरुग्राम की जो हरियाणा यहाँ पे बोला गया है वो नोएडा, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी अपने अभी से। देखो 2014 में अपने औरंगाबाद का भी नाम यहाँ पे सम्मिलित हुआ था, पर अभी धीरे 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 वो अपनी जो है शख्सियत को खोता जा रहा है। तो उस तरीके से यहाँ पे बोला गया। देखो 2009 में उनकी मृत्यु हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में। उनका परिचय में और कुछ बातें याद कर लेंगे कि ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनता संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों के हास्य व्यंग के पुरोधा थे। पुरोधा मतलब सबसे प्रथम व्यक्ति थे जो क्या किया था, जिन्होंने हास्य व्यंग को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया था। यह हास्य व्यंग कविता सबसे ज्यादा उन्होंने क्या की थी, सम्मेलनों में या कहीं पे भी अगर वो गए होंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा उन्होंने किसी को बताई थी और बहुत ज्यादा उन्होंने हंसाने का काम उस कविता के माध्यम से किया था। देखो उनकी प्रमुख कृतियों में क्या है, इधर भी गधे है उधर भी गधे है, मॉडर्न शादी, गोरी बेटी छत पर, ये काव्य संग्रह है उनके। मतलब देखो हास्य व्यंग कवि है, हंसी मजाक तो करेंगे, इसलिए उसके साथ उनके जो नाम है वो भी रचनाओं के इसी प्रकार हमें समझ में आते। देखो पद्य में क्या बातें उन्होंने बोली कि उन्होंने क्या किया, ये हास्य व्यंग कविता है। कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है, और कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंगात्मक हास्य उत्पन्न करते हैं। व्यंगात्मक मतलब
बहुत अलग तरीके से उन्होंने छापा क्यों मारा है, फिर छापा मारने की वजह क्या है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या कुछ चीजें कही है। उन्होंने क्या किया है कि उनको दर्शाने की चीज की कि अगर किसी के घर पर छापा अगर मारे और उनको पास अगर कुछ चीजें बरामद नहीं हुई तो कैसे बौखला जाते हैं या कुछ हड़बड़ाहट में कुछ क्या क्या चीजें कर बैठते हैं, तो उसका वर्णन उन्होंने समझाया। देखो पहला परिच्छेद देख लेंगे कि उसमें उन्होंने क्या बोला है कविता। देखो, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में, कई रातों से सोया नहीं। जोश में आकर बोली स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे, उन्हें दे दूं। वो झुंझलाकर बोली तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोली चांदी कहाँ है। उन्होंने कहा, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। उपरांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। परीक्षा से एक महीने पहले तैयार करूंगा। वे गरज कर बोली हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लश्कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चे की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला मेरा शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर का ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। देखो वहां पे उन्होंने अगले इसमें क्या बोला है कि और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोली क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचनाएं दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, एक बात सुनिए। वे घर में अधिक धन होगा तो आप ले जाते हैं, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे है उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उन्हें यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। गौरी बेटी छत पर से, मतलब ये उनका देखो गौरी बेटी छत पर जो है, मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो जो काव्य संग्रह उनका जिसमें उन्होंने ये हास्य व्यंग की बहुत सारी कविता लिखी, उसमें से एक कविता ये है छापा नाम की। तो उसमें कुल मिलाकर 21 कविता है उस काव्य संग्रह में। तो ये 21 कविताओं में से एक कविता है जो छापा है। देखो यहाँ पे उन्होंने पहले इसमें छोटा सा वर्णन किया है कि मेरे घर पर छापा पड़ा, क्या है छोटा नहीं बहुत बड़ा, मतलब छोटा जो छापा होता है या किसी के ऑफिस में पड़ता है या कुछ चीज उनको मालूम होती कि वहां रखे, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई कर्मचारी रहता है काम करने वाला, या कोई रहता है उनका खबरी, या कोई तो भी दूसरा घर वाला आदमी रहता है जो दूसरे की क्या है धन दौलत तो उसको देता नहीं, तो उससे जलता है, तो क्या करता है चुपके से फोन कर बोलता है उन्हें कि यहाँ पर कुछ चीजें रखी हुई है जो अनधिकृत रूप से, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे आइए, वो जगह टटोलिए, वो देखिए और वहां से वो सामान लेके चले जाइए। तो ये छोटा छापा रहता, मतलब इधर की चीजें उधर नहीं करते, पूरे छानते नहीं है, कोई दीवार भी और कुछ गिराते नहीं है, तो ये छोटा छापा है। तो बोलते कि मेरे घर पर एक दिन तो छापा पड़ा पर छोटा नहीं था, वो बहुत बड़ा छापा था और वे मेरे घर में भी आ गए, मेरे घर में भी घुस गए, सभी जगह इधर उधर उन्होंने क्या किया, सारे जगह पर टटोला, सभी जगह पर देखा और मुझसे फिर सवाल करने लगे। क्या सवाल करने लगे कि सोना कहाँ है तुम्हारे घर में। मतलब देखो पहले तो देख लिया तो उनको समझ में नहीं आया, लेखक का घर था छोटा, उनको लगा कि क्या है इसके घर में, तो इतनी सारी वस्तुएं भी नहीं है, हम देखने के लगे तो भी पूछने, उनको क्या है लेखक का स्वभाव थोड़ा नम्र लगा, तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि शायद हमारे डर से कुछ बता देगा कि ये सोना कहाँ पे रखा है, कुछ चीजें कहाँ है। क्योंकि देखो कभी कभी छापा पड़ता है तो जिनके पास सच में कुछ चीजें होती है वो हड़बड़ा जाते हैं या कुछ चीजें गलत कर बैठते, तो उनको उनके ऊपर शक होता है कि नहीं आप किधर जाने लगे तो आपके पीछे जाएंगे, नहीं तो आप ये करने लगे तो किसी घर वाले की तरफ देखेंगे कि तुमने तो कुछ तो भी छुपाया नहीं, ना इधर उधर की बातें निरंतरता से वो करते रहेंगे। तो ये उन्होंने सोच लिया था कि क्या हो रहा है, तो इसलिए वो बोले कि उन्होंने आए और मुझसे पूछा उन्होंने कि सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रातों से सोया नहीं, मतलब अगर तुम्हें सोना ही लेना है तो मेरी आंखों में ले, क्योंकि मैं कविताएं लिख कर बहुत सारी चीजें लिख कर ये बहुत रातों से क्या हूँ सोया नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए अगर तुम्हें सोना ही चाहिए तो
मेरी आंखों से ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो सोने का कुछ अंश मात्र भी नहीं है। वे रोष में आकर बोले, मतलब वो क्रोध में आकर बोले। देखो क्या बोले, क्रोध में आकर स्वर्ण दो स्वर्ण। देखो यहाँ पे स्वर्ण का अर्थ मतलब वापस उन्होंने सोने से ऊपर स्वर्ण पर आ गए, दोनों तरीके से अलग अलग दिया। और ऊपर सोने का अर्थ लेखक ने नींद लिया था, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि तुम जो बोल रहे नींद, वो नींद नहीं चाहिए हमें, तुम्हारा जो स्वर्ण है, जो सोना है वो चाहिए। तुमने जो घर में खरीदो भी छुपा कर रखा है वो हमें तुरंत ला कर दो। तो देखो ये उनसे निरंतरता से कुछ चीजें बोल रहे थे। तो वापस लेखक ने उनको क्या जवाब दिया, मैं जोश में आकर और जोर से उनको कहा कि सुवर्ण अपने काव्य में बिखरे उन्हें दे दूं। मतलब देखो सुवर्ण का अर्थ क्या है, सुंदर जो अक्षर होते हैं उनको मैंने सुवर्ण कहा है। लेखक ने इसको सुवर्ण जो है वो सुंदर अक्षर को कहा है, इसलिए वो बोल रहे कि अगर तुमको सोना ही चाहिए तो मैंने क्या है बहुत सुंदर अक्षर में कविताएं लिखी है, चाहिए तो तुम उसे लेकर चले जाओ। पर वो जो सुवर्ण अक्षर है या जो कुछ अच्छी जो बातें मैंने लिखी है, जो जिसको बहुत मोल है मेरे हिसाब से, तो वो क्या है वो तुम लेके चले जाओ, जो वहां पे मैंने लिखी हुई। इस तरीके से वो बातें कर रहे थे। देखो तो वापस झुंझलाकर बोले, झुंझलाकर मतलब भड़क कर बोलना, और अधिक तीव्रता से उन्होंने बोला उसके, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए। अनधिकृत मतलब गैर कानूनी रूप से जो अर्जित धन है वो क्या है हमें चाहिए। और अर्जित का अर्थ क्या है, जो प्राप्त धन है, जो तुमसे जरूरत से जो अधिक धन होता है उसे अर्जित धन कहते हैं, जो प्राप्त धन होता है। तो हमें तुम्हें गैर कानूनी रूप से तुमने जो धन अर्जित किया है, जो हमसे छुपाया गया है। देखो लेखक है, कितने बेचेंगे, किताबें भी बेच कर कितनी किताबें बेचेंगे, कितने स्पॉन्सर मिलेंगे उसको, या शायद बहुत सारा किताबों का भी क्या होता है सेल नहीं होता, शायद महीने में किताबों की भी कैसी रहती है, अगर एक महीने में इतनी ज्यादा किताबें बिकी तो जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है वो क्या करता है, तुम उतने किताबें बिकी तो उतने नाम से चेक बनवा के देता है कि एक महीने में तुम्हारी इतनी किताबें बिकी है पूरे भारत में, नहीं तो पूरे राज्य में। तो उसके हिसाब से उनको चेक मिलता है, उतना भी नहीं, क्योंकि वो भी क्या है मोल भाव रहता है उसमें भी कि निगोशिएबल की इतनी किताब अगर बिकती तो हम इतना मार्जिन लेंगे, फिर आपको इतने मार्जिन देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आपकी पूरे भारत में किताबें इधर से उधर दे रहे। तो इस तरीके से वो बोल रहे थे कि मेरे घर में तो कुछ भी नहीं, तभी भी ये मेरे को क्यों परेशान कर रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों इधर की उधर की बातें कर रहे। तो वो चिढ़कर बोल रहे थे, झुंझलाकर बोल रहे थे, लेखक भी उनको कभी कभी प्रत्युत्तर दे रहे थे। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से होने लगी थी। देखो मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने अर्जित अर्थ बोला था, तो जो प्राप्त अर्थ है तो वो बोले कि अर्थ है जो मेरे कविताओं में, जो तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा, तुम्हें चाहिए तो उसे ढूंढ लो, जो अर्थ मेरी कविताओं में लिखा है उसे तुम क्या करो लेके चले जाओ। तो देखो वे कड़क कर बोले, चांदी का है। कड़क कर मतलब जोर से तेज आवाज से वो क्या किया उन्होंने, और मुझे बोले कि चांदी का है। यहाँ पे लेखक ने चांदी का अर्थ सफेदी लिया हुआ है, और इन्होंने क्या किया, चांदी का अर्थ जो रहता है चांदी अपनी उसका लिया है। देखो मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, मतलब वो बोल रहे कि मेरे बाल जो सफेद हो रहे हैं उसमें क्या है धीरे धीरे जो सफेद बाल हो रहे हैं उसमें चांदी आ रही। तो अगर तुम्हें चांदी चाहिए तो तुम क्या करो, मेरे बाल क्या है नोच कर लेके जाओ, तोड़कर चले जाओ, उसमें जो चांदी हो तुम क्या करो बटोरो समेटो और चले जाओ। इस तरीके से वो बातें बोल रहे थे। देखो वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत मतलब हैरान हो जाना, चकित हो जाना। तो वो उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। देखो यहाँ पे नोट का अर्थ उन्होंने क्या लिया है, वापस जो नोट्स तुम बनाते हो एग्जाम के समय या कुछ जो बनाते हो तुम्हारे, तो वो नोट्स यहाँ पे उन्होंने लिया है। उन्होंने क्या अर्थ लिया है, जो तुम्हारी मुद्राएं होती है, जो चलन की नोट्स होती है, वो उन्होंने यहाँ पे बोले कि नोट का है, रुपए उन्होंने इसका अर्थ लिया है। देखो परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मतलब वो बोले कि कहाँ पे परीक्षाएं आने वाली है बच्चों की, जब परीक्षाएं आएंगी तब देख लूंगा और तब तैयार करूंगा, क्योंकि 1-2 महीने पहले ही नोट्स बिकते हैं, इसलिए मैं तभी तैयार करूंगा जब परीक्षाएं आएंगी बच्चों की। तो वे वापस लश्कर बोले, लश्कर मतलब कांप कर बोले, जैसे हम किसी को चिल्ला कर बोल दे तब हमारा शरीर ऐसे कांपने लगता है, तो लश्कर का अर्थ है कि कांप कर वो बोले। मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए, मतलब ये लश्कर बोले कि हमारा मतलब आपकी मुद्रा से। मुद्रा मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है लेखक ने, चेहरे के भाव जो होते हैं, अपने हाव भाव जो होते हैं, उसको मैं यहाँ पे मुद्राएं
कहा गया। और इन्होंने मुद्रा का अर्थ क्या लिया है, पैसे से लिया है। जो इनकम टैक्स वाले लोग आए थे उन्होंने, देखो आपकी मुद्रा से, देखो मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। देखो वापस उन्होंने कहा है कि मुद्राएं कहाँ पे, आप देख लीजिए, ये लीजिए। वो बोले कि मुद्राएं मेरे चेहरे पर है, चेहरे के जो हाव भाव है, अगर वो आपको चाहिए तो आप क्या कीजिए, वो लेकर चले जाइए। पर वो क्या निरंतरता से ऐसी बातें बोल रहे थे, तो उन्हें सोचने लगे कि कैसा इंसान है, उसको सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा। एक सवाल पूछ रहा तो टेढ़ा कुछ तो भी दूसरा जवाब दे रहा, फिर एक पूछ रहा तो कुछ तो भी अलग ही जवाब दे रहा। उनको लगा कि शायद ये पागल ही है, क्योंकि हर जो इंसान होता है, अगर लेखक ने ऐसे आड़े टेढ़े उत्तर दिए तो हर एक इंसान लेखक को पागल ही समझता है कि इसको सीधे मुंह बोलो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता। कभी इधर बात घुमाएगा, कभी उधर बात घुमाएगा, कभी ये चीज करेगा, कभी वो चीज करेगा। ये निरंतरता से उसके साथ होता रहा है। तो ये बोल रहा था कि कैसा इंसान, इसलिए वो सोचने लगे कि अभी इससे दिमाग लगाना या इसको दिमाग लड़ाना व्यर्थ है। तो ये हम क्या करेंगे, अभी कुछ तो भी सोचेंगे। और देखने लगे वो आजू बाजू सोचते सोचते कि क्या करेंगे उसके घर में। तो वो सोचने लगे, देखो खड़े रहकर। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो शयन कक्ष में घुस गए। जो तुम्हारा बेडरूम होता है उसमें क्या है, वहां पे वो घुस गए। देखो, और घुसने के बाद उन्होंने वापस क्या क्या चीजें की, और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। मतलब जो कपास होती तुम्हारी, जो रुई होती है, वो क्या कीजिए, वो नोचने लगे थे। वो क्या कर रहे थे, इधर से उधर छीन रहे थे, उसको अलग अलग कर रहे थे वो। तो उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। मतलब तुम्हारा जो टूटा हुआ जो कपाट रहता है, जो दीवार में बना हुआ रहता है अलमारी, तो वो क्या है, वो जो टूटी हुई थी, देखो रुई का जो तकिया था वो भी फटा हुआ था, उससे भी रुई बाहर निकल रही थी। मतलब लेखक की गरीबी देखो, घर में एक भी चीज ठीक नहीं थी, सारी चीज ऐसी थी जो टूटी हुई थी, जो खराब थी, जो इधर की वस्तुएं पड़ी होती है। घर भी उनका स्वच्छ नहीं था, घर भी अस्त व्यस्त ही था उनका। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली। देखो उन्होंने पहले ही बोला कि फटी हुई जो रुई की तकिया थी उनको भी उन्होंने नोचा है, टूटी हुई अलमारी है जो उन्होंने खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। पीपिया मतलब जो डब्बे रहते हैं घर के, उनको पीपिया खाया जाता है। तो उनकी जो पीपिया रहती है उनको भी उन्होंने टटोल लिया। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। यहाँ पे उन्होंने तत्व का अर्थ क्या लिया है, एक नीति लिया है। जो वास्तविक स्थिति रहती है उनको यहाँ पे उन्होंने तत्व खाए। मतलब उनकी जो वास्तविक स्थिति है वही उनका घर का तत्व है। तत्व का अर्थ वहां पे लिखने लगे तो पेंसिल से, तत्व का अर्थ वहां पे क्या है, वास्तविक स्थिति। यहाँ पे उन्होंने उस तत्व को बोला गया है। मतलब देखो उनके घर में बहुत सारी चीजें, रुई का तकिया देखा, उनको लगा शायद उसमें उन्होंने नोट छुपा के रखे हो, नहीं तो कोई तो भी कागज छुपा के रखे होंगे जो घर के प्रॉपर्टी के है कुछ, क्योंकि देखने में तो लग रहा कि बहुत गरीब है, शायद कुछ भी किया हो। देखो हम पिक्चर में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि बहुत सारे जगह पे नीचे नाले के चंबर में तक छुपा लेते हो, पिक्चर में देखते। तो उस तरीके से उनको लगा कि ये सब दिखावा कर रहा है, शायद होगा इसके पास कुछ तो भी हम देखते, क्योंकि इतना टूटा फूटा तो किसी का घर नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको लगा होगा शायद कुछ तो भी, इसलिए क्या करते हैं हम, अब ये सीधे मुंह तो बात नहीं कर रहा, सीधा सीधा तो हम तो बता नहीं रहा। तो हमने एक भी सवाल पूछा तो हम अभी क्या करेंगे, छानबीन करेंगे। और छानबीन से अगर हमें कुछ मिल जाए तो क्या करेंगे, हम उसको पकड़ेंगे और उसको क्या कीजिए, सलाखों में डाल देंगे या जेल में डाल देंगे और पूरी चीजें जब्त कर लेंगे। तो ऐसा उन्हें लगा। तब उन्होंने क्या किया, उनकी जो डिब्बे थे वो खोले, वो भी कैसे थे, अच्छे नहीं थे, कभी इधर टूटे हुए, कभी उधर टूटे हुए। अलमारी देखी, वो भी टूटी हुई थी। फिर उनके तकिए नोचने लगे, वो भी फटे हुए थे। उनको सब देखे, मतलब बच्चों की गुल्लक तक उन्होंने देखी, कुछ मिल रहा है क्या गुल्लक में बच्चों की, पर वो भी पूरी की पूरी खाली थी। इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे घर में एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो भरी हुई थी, इसलिए मेरा जो पूरा तत्व था वो खाली था। जो मेरी वास्तविक स्थिति थी वो सच में गरीब थी। तभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर पे उन्होंने गलत छापा मारा है, शायद उनको किसी ने गलत जानकारी दी है, वो उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। देखो वापस उन्होंने क्या किया, देखो कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्तर मतलब जो पत्रे के जो डिब्बे होते, देखो पत्रे के बनाए जाते हैं, तो उस पत्रे के डिब्बे को क्या कहते, कनस्तर उनको कहा जाता है। मटकों में ढूंढा, मिला शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड मतलब खाली संसार है, उनका जो खाली संसार, इसको शून्य ब्रह्मांड उन्होंने
कहा गया है कि सब में देखा, पत्रे के डब्बे देख लिए, मेरे पानी पीने का मटका तक देख लिया, घर में जो चीजें वो भी देख ली, तो उनको कभी नहीं मिला। उनको क्या है, मेरा पूरा शून्य ब्रह्मांड मिला, जो पूरा खाली संसार है वो उनको मिल गया। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, अरण्यकांड मतलब उनका सारी जो चीजें बिखरी हुई, जैसे जंगल में होती है, अरण्य का अर्थ क्या होता है, एक जंगल, जंगल में सारी चीजें कैसे बिखरी हुई होती है, वैसे उन्होंने बोला कि अरण्यकांड मतलब मेरा पूरा बिखरा हुआ संसार, सभी जगह पर स्वच्छता नहीं है, अस्त व्यस्त है, इधर की चीजें उधर है, चीजें ढंग से रखी हुई नहीं है, जो है वो टूटी हुई है, फूटी हुई है, कुछ तो ऐसी चीजें रखी हुई। इसलिए वो बोले कि जो पूरा के पूरा मेरा ऐसा अरण्य कांड है, वो देखकर वो भी चकित हो गए कि मेरा पूरा ऐसा संसार है वो किस तरीके का है, किस तरीके का इंसान है, कि इसके घर में तो कुछ भी चीजें नहीं है, पर चीजें न होने के कारण भी वो कितना हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो हम बातें बोल रहे हैं वो भी कैसे बोल रहे हैं। और सारी चीजें तो ढूंढ डाली, पर ढूंढने के बाद कुछ तो भी मिलने को होना। उसके घर में उन्होंने गुल्लक में 1 रुपया तक नहीं मिला, तो उनको लगा कि ये कैसा इंसान है ऐसा। इसके घर में हमने सब चीजें देखी, तब भी हमको कुछ भी चीजें नहीं मिली, उसका घर पूरा के पूरा खाली था। इसलिए उनको क्या है, उसका जो खाली संसार है वो देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा इंसान है। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, मतलब देखो उनका जो चेहरा था वो बहुत हास्य वाला था, क्योंकि उनको किसी ने तो भी जानकारी दी होंगी कि तुम जाओ इसके घर पे, ओम प्रकाश आदित्य के, और इसके घर पे जाकर तुम छानबीन करो, ये बहुत अमीर है, इसके घर पे तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। और रेट का भी कैसे देखो, जिन्होंने उनकी जानकारी दी होगी वो भी शायद गलत दी होगी, नहीं तो जिन्होंने जानकारी दी होगी सच में उनके घर पे अगर कुछ तो भी मिल जाता है पैसे, तब उनसे 1 या 2% हिस्सा उनको भी मिलता है जिसने उनको जानकारी दी। मतलब किसी के घर में 1 करोड़ रुपए तो मिल गए, तो 10 लाख उसको भी मिलते जिसने जानकारी तुमको दी है। कि क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे पैसे गवर्नमेंट जब्त कर लेता है, वो पूरे का पूरा धन सरकारी तिजोरी में चला जाता है, क्योंकि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते नहीं, तो जो जानकारी देता है गवर्नमेंट को उसको भी उसका कुछ हिस्सा मिल जाता है, इसलिए उसका भी फायदा होता है। तो इसलिए वो भी चीजें बोलते हैं कि वो शायद मुरझा गया था उनका चेहरा जो खिला हुआ था, उनको लगा कि इसके घर में कुछ तो भी मिलेगा, पर कुछ नहीं मिला। देखो, और उसी बीच सूची हृदय से, मतलब दुखी हृदय से वो क्या कर रहे थे, हमें देख रहे थे। और उसके हृदय में मतलब रौद्र की जगह, मतलब क्रोध की जगह उनके इसमें क्या था, करुण रस समा गया, जो दया का भाव था। करुणा की मतलब जो दया का भाव था वो उनके मुख पर देखा जाने लगा। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचनाएं दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, मतलब वो उनसे फिर माफी मांगने लगे। देखो, पहले आए थे तो बहुत उल्लास के साथ आए थे, छलांगे मार के आए थे, लेखक को जोर जोर से बातें कर रहे थे, आड़े का जवाब टेढ़े से दे रहे थे, इन्होंने एक बोला तो वो और जोर से बोल रहे, उन्होंने ये बोला तो वो और ऐसे कर रहे थे। ये चीजें निरंतरता से चली गई थी, तो ये वो क्या गए तो वो बेब पे जा रहे थे। इस तरीके से जो चीजें शुरू थी, जैसे झगड़े में शुरू हो जाते थे कि एक ने किसी ने तो भी कुछ बोल दिया तो वो और जोर से बोलता है, अभी तो मारा पिट्टी का जल्दी सीन आ जाता है, पर वैसे कुछ तो भी यहाँ पे हुआ नहीं था, क्योंकि ये बोल रहे थे तो उनको पहले समझा रहे थे पर उनको समझ में रहा है, इसलिए लेखक भी चिढ़कर बोल रहे थे। क्योंकि अगर आपके घर में कोई ना और आपका सामान इधर उधर फेंक दिया, तो आप भी छोटी बहन और भाई रहते, उन्होंने भी अगर आपकी चीजें इधर से उधर फेंक दी तो आप बोलते, मी तुला सांगितलं तर नाही करती वस्तू उचलायची नाही, माझ्या वस्तूला कशाला हात लावला तू। फिर हम क्या करते, उसको चिल्लाने लगते, नहीं तो एक हाथ बार कुछ तो भी उसको मार देते। तब मम्मी अगर किचन में हुई तो वहां से एक तो बेला चप्पल कुछ तो भी फेंक के हमें मारती है तुरंत ही। तुला समझत नाही का, तिला आने ना कशाला मारलं तिला, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, इसलिए मेरे को तो मालूम है। क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम छोटे, वो छोटे है तो तुम उनको समझा लो, पर वो क्या करते, चुपके से आते और कुछ तो भी छोटी छोटी चीजें कर रहे थे, जो से शैतान है, जो छोटी शैतानी कर देंगे और हमको बोलेंगे कि ये चीज हमको चाहिए और वो चीज हमको नहीं चाहिए। तो इस तरीके से वो भी उनको परेशान कर रहे थे। तो यहाँ कई होगी वो रोज क्षमा दिखा रहे थे, उनको अभी क्या कर रहे था, बोल रहे थे कि हमें माफ कर दीजिए, हमें ये चीजें है वो हमें नहीं समझ आई, हमको शायद किसी ने गलत जानकारी दे दी, इसलिए उन्होंने क्या है, वो जो अपनी असफलता थी कि अरे हम क्या कीजिए, किसी के गलत घर पर रेड मार दी, हमारा समय भी व्यर्थ हो गया, इसका सामान इधर से उधर हुआ, वो भी हमें अभी अच्छा करके देना पड़ेगा और सब करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या था, वो अपनी असफलता पर पछता रहे थे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। देखो, सिर झुकाकर वापस जाने लगे उनको क्षमा मांग के। तो
लेखक ने उन्हें रोका। लेखक भी बहुत चतुर थे। अभी वो भी क्या थे, अभी उनको तो मालूम होगा कि मेरे घर पर कहीं नहीं, इसलिए अभी दो बातें सुनाने का हक तो लेखक को मिल ही गया था कि अगर इतना मैंने उसको छानबीन की, इतना उसने मैंने घर को तोड़ फोड़ डाला है, तो मैं तो उससे कुछ दो सवाल तो पूछूंगा और उसको दो शब्द तो सुनाऊंगा। क्योंकि अब तक लेखक जब बोल रहा था वो सारे मिलकर क्या कर रहे थे, लेखक को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब उनके घर पे कुछ नहीं मिला। तो अब लेखक की बारी थी, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि सिर मत धुनिए, मतलब पछताइए मत। मेरी एक बात सुनिए, मतलब सिर मत धुनिए का अर्थ है ना पछताना, इसलिए आप पछताइए मत। इसलिए वो बोल रहे थे क्या, पछताइए मत। मेरी एक छोटी सी जो बात है वो पहले क्या कीजिए, आप सुन लीजिए। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। मतलब देखो, वो बोलते हैं कि मेरे घर में अधिक धन होता तो क्या कीते, आप तो लेके चले जाते। उसके बारे में क्या कीते, एक कागज पर लिखवा लेते कि इतने इतना सामान मिला है, इतने इतना सोना मिला है, इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना इतना ये है। तो वो सब उनको चाहिए था, तो बोला कि मेरे पास तो कुछ धन ही नहीं मिला। तो आप क्या कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अभी मेरे पास तो बिल्कुल धन नहीं ना, तो आप क्या कीजिए, मुझे कुछ तो भी देकर अभी चले जाइए। क्योंकि जिसके पास धन होता है आपसे, वो क्या करते हैं, आप सारा की सारा जो धन है वो लेकर चले जाते। पर मेरे पास तो कुछ नहीं ना, तो आप क्या कीजिए, मुझे कुछ चीजें देकर चले जाइए। तो वो क्या चीजें मांगते, देखो, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते। मतलब जिनके घर पर सोने चांदी के पलंग होते हैं उनको क्या करते हैं, आप निकलवा लेते, मतलब आप लेकर चले जाते हो। देखो, आपने देखी होगी शायद वो अजय देवगन की जो रेड मूवी रहती है, जो छापा जो है वो उसमें दीवार में इधर उधर, पहले तो वो बहुत छानबीन करते, उनके पास कुछ नहीं मिलता, पर जब उनकी जो बहू रहती है वो चिट्ठी में उनको लिख कर देती है कागज पर, यहाँ पे है छानबीन, यहाँ पर करो। तो वो फिर बाद में जब खत्म होने के लिए आता, आधा पिक्चर खत्म होने के बाद उसको फिर सामान धीरे 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 मिलना शुरू हो जाता है। तब क्या क्या चीजें, इसलिए वो बोल रहे थे कि जिनके घर में सोने चांदी के पलंग होते हैं या कुछ चीजें मिलती, तब आप सब वो अच्छे से अच्छे लेके चले जाते, आप उन्हें निकलवा लेते हो। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप निकलवा लीजिए। क्यों, क्योंकि उनके पास जरूरत से अधिक है। भारत के लिए जो इनकम टैक्स है जिससे हमारा भारत का पूरा देश चलता है, वो टैक्स वो नहीं भर रहे, तो आप उन्हें लेकर चले जाइए। क्योंकि अगर मेरे घर पे भी कुछ मिलता तभी मैं जरूरत से ज्यादा तुम्हें आपको दे देता, पर आप क्या कीजिए, वो तो लेके चले जाते। पर मेरी एक बात सुन लीजिए, पर जिनके घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं, मतलब जिनके घर पे सोफे होते हैं या पलंग होते हैं जो सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, आप निकलवा लीजिए। पर एक बात तो मेरी सुनिए कि जिनके घर पर आप कुछ भी नहीं होता है, तो हाँ कम से कम आप क्या कीजिए, एक कंस्तर तो डलवा दीजिए, एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त का अर्थ क्या है, जो लकड़ी का जो बाका होता है बैठने के लिए, जो बेंच होता है लकड़ी का, तो वो क्या कीजिए, आप एक तो डलवा दीजिए किसी के घर पे। मतलब मेरे जैसा गरीब आदमी है जिसके घर पर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही पलंग है जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, या एक ही जो चौपाई है, चारपाई है, वो बोल रहे हैं कि वो वहां पे है। तो आप क्या कीजिए, एक बाकड़ा जो है, एक जो बेंच है, वो तो क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, हमारे घर पे डाल दीजिए। क्योंकि इतना सारे जगहों पर आप जाते हैं, इतने सारे लोगों पर लूटते देखो, उसमें देखो हमने पहले देखा था कि उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। उनको पैसे खिलाकर कभी ना कभी भगवा देते हैं, या उनको सूचनाएं मिल जाती है। जैसे स्कूल में देखो, स्कूल चेकिंग के लिए आ जाते हैं, कभी कभी बच्चे नहीं रहते ज्यादा, नहीं तो आप कभी नहीं आते तो फोन करके बुलवा लेते कि आओ स्कूल में बैठो। फिर आपको पहले ही बोल देते कि कोई आने वाला है, किसी ने कुछ सवाल पूछा तो आप ये जवाब बोल देना। स्कूल में कुछ सुविधाएं नहीं होंगी तभी बोल देना कि ये बोलना है कि हमारे इसमें प्रैक्टिकल रूम है, ये है, वो है, हमको खेलने के लिए लेके जाते हैं, हमारे पास ग्राउंड नहीं है तभी बोलने की ग्राउंड है, इधर वो बना है। ऐसी सारी चीजें निरंतरता के साथ होती रहती है, जो वहाँ पे क्यों उनको मैनेज किया जाता है पहले से कि आए ये करो वो करो। वैसे इनका कभी कभी इनको भी मैनेज किया जाता है कि ये चीजें होने वाली, तो फिर रिश्वत लेके ये भी चीजें होती रहती है। वैसे इनका भी है कि किस तरीके से छापा मारने के ये जो बातें वो चीजें होती रहती। तो वो बोले कि नहीं है, कम से कम हमारे कुछ भी चीजें नहीं मिल रही, आपने इतनी तोड़फोड़ की, कुछ तो भी की, तो सोने का नहीं, चांदी का नहीं, कुछ तो भी नहीं मांग रहा, कम से कम एक लकड़ी का जो बाका रहता है, जो गरीब होता है, उसके तो घर पे डलवा दीजिए। ये उनकी मानसिकता है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हमारे भारत में जो गरीब लोग है, देखो आखिरी से उन्होंने बोला कि गरीब के घर में कुछ भी नहीं होता है, तभी में क्या करते हैं ये लोग, छापा मारते और उनके घर में चीजें अस्त व्यस्त करते। और जब
देखो उनको भी टारगेट दिया रहता है कि आप इतने दिन में इतनी इतनी जगह पर, उनको लिस्ट मिलती, शायद कोई फोन करके बताता है, तो वो क्या करते, महीने भर की लिस्ट बनाते, ये लिस्ट में ये जगह पर हमें छापा मारना है, आज ये दिन में इतनी इतनी 3 जगहों पर हमें रेड डालनी है, तो ये ऑफिस है, इन्होंने फिर गैर कानूनी रूप से बनवाया गया है, जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के भी लोग आते हैं उनके साथ, तो इनकम टैक्स वाले भी आते हैं, फिर आपने ये क्यों हमें बताया नहीं कि इनकम टैक्स में कि ये आपने बनाया गया है, इसको फिर खर्चा कितना लगा, फिर वो खर्चे के पैसे कहाँ से आए, फिर वो उनके सीए को बुलाते हैं, फिर उनको सीए से वो छानबीन करते हैं, फिर उसमें गलत रहे तो सीए को भी पकड़ेंगे, फिर उसको भी पकड़ेंगे, फिर उसको लेके जाएंगे, फिर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए 8-8 3-3 घंटे, फिर आड़े टेढ़े सवाल दोनों से भी पूछते, एक से एक जगह पर सवाल पूछेंगे, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके रखेंगे, वो दूसरे को दूसरे रूम में, पर दोनों को भी साथ में सेम सवाल पूछते दोनों रूम में, तो फिर वो बोलते हैं कि इस तरीके से अगर पूछा जाए तो दोनों में किस सवाल और जवाब में कितने अंतर है, वो देखते कि अरे इसने तो ये उत्तर दिया, ये तो गलत उत्तर दे रहा, क्योंकि ये इसका सीए है, इसके पास तो पूरा होना चाहिए ना जानकारी जो है वो, फिर ये क्यों नहीं दे रहा, तो इस तरीके से वो बात करते, फिर वो पकड़ में आता है, फिर वो उनसे फिर पूछताछ करने के लिए फिर कोर्ट से रिमांड लेंगे, फिर पूछताछ करेंगे, ये सारी चीजें करते हैं यार। उनको तुरंत अगर जगह पर मिल जाए तो इनकम टैक्स का रूल होता है कि वो सारी की सारी संपत्ति तुरंत जब्त करवा ले सकते हैं और उनकी सिग्नेचर और स्टैंप वहां पे लगवाए जाते, तो मतलब ये छापे मारने का तरीका होता है। अगर फैक्ट्री में मिल गए तो पूरी फैक्ट्री बंद करवा देते, ऐसी जो चीजें होती है वो निरंतरता से होती रही। किसी को कुछ कविता में समझ में नहीं आया तो अभी पूछो।